हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको कराने वाला हूं क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 जो पूरा का पूरा बेस्ड है रिमाइंडर थ्योरम पे। इससे पहले मैंने आपको 2.2, 2.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो पूरी की पूरी करा दी है। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही वाला लिंक दे रखा है। इसके साथ ही साथ मैंने आई बटन पर भी आपको पूरी प्लेलिस्ट दे दी है, वहां से भी आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। 2.3 रिमाइंडर थ्योरम पे पूरा का पूरा बेस्ड है। यहाँ पे हम बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि रिमाइंडर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सब रिमाइंडर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं। मैंने क्या किया, 15 को 6 से डिवाइड किया। जब मैंने 6 को 15 से डिवाइड किया तो 6 दूनी 12 यानी 6 2 जा 12। कितना आया मेरा? 3 आया आखिर में। ठीक है, ये जो पार्ट बचा इसको मैंने बोला रिमाइंडर, इसको मैंने बोला कोशिएंट और इस वाले पार्ट को मैंने बोला डिविडेंड और इस वाले पार्ट को मैंने क्या बोला? डिवाइजर बोला। राइट, ये हो गया आपका डिवाइजर जिससे हमने डिवाइड किया। ये वाला पार्ट आपका डिविडेंड, ये वाला कोशिएंट और ये वाला रिमाइंडर। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ भाई, मेरे को पहले से पता है। देखो, कुछ बच्चों को पहले से पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं दोनों को लेकर साथ में चल रहा हूँ कि मैं मान के चलता हूँ जिन बच्चों को नहीं आता उनको भी साथ में लेकर चलते हैं। राइट, हमने क्या किया, ये फॉर्मेट मैंने क्यों लिखा, तो इसका एक फॉर्मेट बनता है। फॉर्मेट क्या बनता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये एक फॉर्मेट होता है। ये किस काम आता है? दो तरीके से काम आता है। पहले तो ये कि आप अगर इस तरीके से डिवाइड करते हैं और आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं कि आपने आंसर सही किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए, जो कि बहुत ही बेकार सिस्टम है चेक करने का, यही सबसे आसान तरीका है। आजकल तो लोग इस तरीके से भी डिवाइड नहीं करते। डिवाइड करने का तरीका लोगों ने बदल दिया। क्या होता है? 5/2, तो सॉरी 5/6। 5 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, बचेगा कितना आपका बचेगा रिमाइंडर 3 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका? 3 बच जाएगा। ये एक तरीका निकालने का उन्हें आसान तरीका ढूंढ लिया है, पर इसके अलावा भी और भी तरीके हैं जिससे आप शॉर्ट में कर सकते हैं। आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं इस चीज़ को, पर हमें तो भाई एनसीईआरटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपको इतनी बात समझ में आई? तो देखो, ये चीज़ें हमने समझ ली यहाँ पर कि इस पार्ट को रिमाइंडर बोलते हैं, इसको कोशिएंट, इसको डिविडेंड और इसको डिवाइजर बोलते हैं। अब हमने किया क्या, इस पार्ट को यहाँ पर रख लिया। डिविडेंड कितना था हमारा? 15। डिवाइजर कितना है? 6। कोशिएंट कितना है? 2 प्लस रिमाइंडर कितना है? 3। देखो जरा, 6 दूनी 12 प्लस 3 15। क्या 15 आ रहा है? एक ये वेरीफाई करने के तरीके से काम आता है। और दूसरा तरीका किस काम आता है? ये चीज़ मान लीजिए आपको ये 4 चीज़ें दे रखी हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर। इन चारों में से एक चीज आपको ना दी हो, मान लीजिए डिवाइजर ही ना दिया हो, और आपको बोल दे डिवाइजर फाइंड करो अगर कोशिएंट और रिमाइंडर इतना दे रखा हो और डिविडेंड इतना दे रखा हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। मैंने यहाँ पर डिवाइजर हटा दिया। अब आपसे मैंने बोला कि बताओ डिवाइजर कितना होगा, तो आपने तो कर लिया सवाल, तो आप आसानी से बता देंगे। बट अगर नहीं दिया होता तो आप क्या करते उस केस में? तो आप क्या करते हैं, +3 को इधर ले जाते हैं, +3 को -3 करते हैं और इंटू 2 है तो बटे में 2 आ जाता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होता है? डिवाइड। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, तो उस क्वेश्चन मार्क को यहीं लेके चलते हैं। 15 में से 3 गया तो कितना बचता आपका? 12 और बटे में 2। 2 से 6 12 को काटते तो आता हमारा 6। 6 ही वो वैल्यू होती है डिवाइजर जो हमें यहाँ पे मिलती है। आपको समझ में आया? 2 यूजेस होते हैं इस चीज़ के, पर हमें समझना क्या है? क्या हमें ये समझना है कि इसके यूज़ क्या है? नहीं, हमें सिर्फ इतना जानना है कि डिविडेंड जो रूल होता है, ये इसका यूज़ आगे किस रूप में होने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। 30 को मैंने 5 से डिवाइड किया। अब मैंने इसको जब इससे डिवाइड किया तो कितना है? 5 6 30। लास्ट में रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। मैंने क्या लिखा इसे? उसी फॉर्म में लिखूंगा मैं, डिविडेंड वाले फॉर्म में। तो 30 इक्वल टू 5 गुणा 6 प्लस 0। क्या आप इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज देख पा रहे हैं और साथ ही कुछ डिफरेंट देख पा रहे हैं? इन दोनों में कुछ डिफरेंस है और सिमिलैरिटी है। देखो, ये केस 1 हो गया, तो केस 2 हो गया। मैं कहूँगा हाँ, इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस भी है और सिमिलैरिटी भी। सिमिलैरिटी क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर वाला पार्ट है, ठीक है, रिमाइंडर वाला जो पार्ट है वो डिवाइजर से छोटा है। रिमाइंडर जो है आपका वो डिवाइजर से छोटा है। क्या इस केस में भी ऐसा ही है? हाँ, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है। इसका मतलब जब जब आप डिवाइड करेंगे तो ये ध्यान रखें आप कि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? डिवाइजर से
छोटा होता है, या आप इसको उल्टा बोल सकते हैं, डिवाइजर हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से। सिंपल पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या देखी हमने, यहाँ रिमाइंडर 3 आ रहा है पर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तब क्या क्या बनता है, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है इन केसेस में। एक तो बनता है आपका फैक्टर्स और दूसरा बनता है मल्टीपल। ठीक है, ये दोनों बातें क्या जरा समझते हैं। फैक्टर्स मींस क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। देखो फैक्टर का मतलब होता है कोई बड़ा सा नंबर है उसके मैंने टुकड़े कर दिए हैं, ये चेक किया कि वो नंबर किन किन नंबरों के टेबल में आता है। और मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है कोई मैंने छोटे छोटे नंबर लिए और उन छोटे नंबर को मैंने पता किया उनसे एक बड़ा जो नंबर बना है उनका किससे मल्टीपल है, वो किसके टेबल पे आते हैं, राइट। एक होता है आपका फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर वाला जो पार्ट है वो क्या बताता है आपको, समझिए। फैक्टर देखिए जरा, 30 है यहाँ पर 30, क्या 30 का 5 और 6 फैक्टर होगा, हाँ होगा। मल्टीपल की बात करते हैं तो मल्टीपल यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी तो 30 है आपका, वो 5 और 6 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर है बात, यानी कि 5 के टेबल में और 6 के टेबल में भी 30 आता है, तो ये मल्टीपल हो गया। मल्टीपल हमेशा क्या होता है, टेबल्स के वाइज चलता है, मतलब वो आगे बढ़ता है। फैक्टर में क्या होता है, हम बड़े नंबर से छोटा टुकड़े करते 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 नीचे आ जाते हैं, तो ये फैक्टर है। फैक्टर और मल्टीपल में आपको बात समझ में आई होगी, दो बातें। आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी हमने जो पिछले केस में देखा था कि 30 = 5 × 6 + 0, यानी कि इसमें डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने दो चीज़ें सीखी। पहला तो 5 और जो 6 है वो फैक्टर किसके हैं, 30 के हैं। 5 और 6 30 के फैक्टर्स हैं। क्यों पता चला हमें, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया है, 0 हो गया है। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो दो केसेस बनते हैं, एक फैक्टर वाला और दूसरा मल्टीपल वाला। तो फैक्टर्स बन गए क्या, 5 और 6 30 के फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डिवाइजर और जो कोशेंट है वो दोनों के दोनों फैक्टर हो जाएंगे 30 के, और 30 क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा 5 और 6 का। ये जो 30 है आपका, ये यानी कि डिविडेंड आपका 5 और 6 यानी डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीपल हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब इसी को हम ट्राई करते हैं पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल लेते हैं हम, 2x² प्लस x 2x³ प्लस x² प्लस x, और इसको हमने डिवाइड किया x से, इससे हमने डिवाइड किया। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि जब मैंने 15 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 5 से इसको काटेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 3। तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये होता है क्या है, 3। देखो रिमाइंडर होता है, कोशिएंट होता है, क्या होता है ये देखो, 15 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 × 15 और रिमाइंडर हो गया 0 इस केस में। तो 3 जो है वो हमारा क्या बनता है, कोशिएंट बन जाता है। तो इसका मतलब जो हमारा ऊपर आया वो क्या आया, कोशिएंट आया, राइट। यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए जरा, 2x³ प्लस x² प्लस x और बटे में x, इस तरीके से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, जब ये x नीचे है तीनों के लिए कॉमन है, इसका मतलब मैंने अलग अलग कर दिया इसके लिए इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, इस x से देखा, इस x को काट सकता हूं मैं। कैसे काट सकता हूं, इसके अंदर 3x है और इसके अंदर 2x है, इसके अंदर 1x है। मैंने क्या करा, इस x से 1x काट दिया, इसमें से 1x काट दिया और इस से 1x काट दिया। फाइनली बचा क्या मेरा, इसका ऊपर बचेगा 2x², इसका ऊपर बचेगा x प्लस इसका बचेगा 1। मतलब फाइनली जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2x² प्लस x प्लस 1, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब ये है क्या, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये है क्या, ये हमारा है कोशिएंट, राइट। क्या है हमारा कोशिएंट। आगे बढ़ते हैं जरा। तो मैंने करा क्या, अगर मैं इसको लिखना चाहूं इस फॉर्म में तो कैसे लिखूंगा मैं इसको इस फॉर्म में, देखो कैसे लिखूंगा। डिविडेंड वाला पार्ट कौन सा है मेरा, 2x³ प्लस x² प्लस x। ये वाला पार्ट क्या था, हमारा डिविडेंड था, क्योंकि हम इसको भाग कर रहे थे। किससे भाग कर रहे थे, वो हमारा डिवाइजर था। भाग किससे कर रहे थे, x से, तो वो इक्वल टू क्या हो गया, x मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट क्या था हमारा, 2x² प्लस x प्लस 1। ये कोशिएंट आया, प्लस r क्या रहा हमारा, 0। जब वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि 15 आपसे 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तभी तो 3 आया भाई, नहीं तो आता क्या, पॉइंट में कोई ना कोई वैल्यू आती। ठीक इसी तरीके से
जब x से मैंने इस पूरे के पूरे इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो मैंने देखा कि सारे के सारे मेरे x कट गए नीचे वाले। जब नीचे डिनोमिनेटर के सारे x कट गए, इसका मतलब रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं, और जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो उस केस में रिमाइंडर बचेगा क्या? 0। क्लियर है बात? अब मैंने आपको अभी बताया था जब रिमाइंडर 0 तो दो केस बनते हैं, एक बनता है आपका फैक्टर वाला और दूसरा बनता है आपका मल्टीपल वाला। तो यहां पहचानते इसी चीज को जो मैंने आपको बताया था। यहां पे x और जो ये वाला पार्ट है यानी कि क्वोशिएंट वाला पार्ट है, डिवाइजर और क्वोशिएंट वाला पार्ट। डिवाइजर और क्वोशिएंट क्या होते हैं? दोनों के दोनों फैक्टर्स। किसके? डिविडेंड के। डिविडेंड के दोनों डिवाइजर और क्वोशिएंट क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स। और वहीं अगर मैं बोलूं कि जो ये डिविडेंड है आपका, ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा x और 2x² प्लस x1 प्लस 1। बात समझ में आई आपको? ये पूरा का पूरा जो यानी डिविडेंड है आपका, ये इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, और वहीं x और 2x² प्लस x प्लस 1 जो पूरा पार्ट है और ये x वाला पार्ट है, ये दोनों के दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। बात क्लियर हुई? इतना समझ में आया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तक आपने इस तरह का एग्जाम्पल देखा है कि जो पॉलिनोमियल वाला एग्जाम्पल था, ये भी पॉलिनोमियल था और x वाला भी पॉलिनोमियल था। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। मैंने क्या लिया? 3x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय x, राइट। ऐसे एग्जाम्पल, ये सेम ऐसा एग्जाम्पल। अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ जरा सॉल्व करके। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। 3x² प्लस x प्लस 1 बटे में x आएगा, राइट। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा? 3x² प्लस x प्लस 1, और नीचे सबके कॉमन था x, इसलिए मैंने सबके नीचे x लगा दिया, राइट। अब मैंने x को x से काट दिया क्योंकि यहाँ पे एक x था एक्स्ट्रा ऊपर, इसमें भी एक x दिख रहा था मुझे, पर ये x 1 से कटेगा नहीं। यही इन दोनों में डिफरेंस है, ये x इससे कटेगा नहीं। तब मैंने क्या करा इस केस में? तो देखो जरा, मैंने देखा ये इससे कट गया, इससे कट गया, पर यहाँ पे एक x बच गया। इसका मतलब जो ऊपर पार्ट बचा वही मेरा क्या बचा? रिमाइंडर। क्या बचा? मेरा रिमाइंडर बचा। जब रिमाइंडर 1 आ गया तो देखो, डिविडेंड वाला फॉर्म इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां पे डिविडेंड क्या था आपका? 3x² प्लस x प्लस 1। डिवाइजर क्या था? x था, इनटू क्वोशिएंट क्या हो जाएगा आपका? 3x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर कितना था? 1। ये जो क्वोशिएंट आई कैसे आया देखो जरा, ये जो पार्ट था ना इसमें से मैंने x को कॉमन निकाल लिया। जैसे कॉमन निकाला तो बचा हुआ पार्ट हमारा क्वोशिएंट आया, या ऐसे समझ लो कि x और x इससे कट गए दोनों से, तो यही पार्ट मेरा क्या हुआ? क्वोशिएंट हुआ। 3x प्लस यहाँ पे ऊपर 1 बचा ना, यहाँ पे देखो 3x प्लस ये 1 बच गया, ये नहीं बचा, ये कट ही नहीं रहा, उसको कुछ करना ही नहीं है। हमें दिख रहा है ये पार्ट हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा रिमाइंडर है। अब समझना, ये पार्ट जब हमारा रिमाइंडर आ गया है, जब ये वाला पार्ट रिमाइंडर आ गया है तो हमारे पास बचा क्या? अब क्या हमारे पास कंक्लूजन निकल के आएगा? अब क्या निष्कर्ष निकाले हम, लास्ट में रिजल्ट निकाले? तो देखो, हमने इस वाले में सीखा कि अगर रिमाइंडर 0 हो गया तब हमारा क्वोशिएंट और डिवाइजर जो दोनों पार्ट है वो दोनों के दोनों फैक्टर बन जाते हैं। किसके? डिविडेंड के। और वही डिविडेंड इनका क्या बन जाता है? मल्टीपल। यहां पे देखो, अगर 1 रिमाइंडर आ गया तो क्या ये जो पार्ट है डिविडेंड, इसके दोनों फैक्टर बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि 0 ही नहीं हुआ, और 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब पूरा पूरा ये नंबर डिवाइड ही नहीं कर पाया उसको, और जब डिवाइड ही नहीं कर पाया तो हम कैसे कह दें कि ये फैक्टर है? जब ये दोनों फैक्टर नहीं हुआ तो ये मल्टीपल कैसे हुआ? बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसी नंबर को 3x² प्लस x प्लस 1, इसको मेरे को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो उसको कैसे आप डिवाइड करोगे? तो देखो, अगर मैं इसको उसी फॉर्म में लिख दूं 3x² प्लस x प्लस 1 बटे में x प्लस 1। अब एक बात बताओ, अभी तक आपके पास सिर्फ एक टर्म थी, जो पॉलिनोमियल था वो एक टर्म का था, x था, तब आपने आसानी से डिवाइड कर दिया। पर जब 2 टर्म वाला है तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? खाली x को आप x से काट दोगे? नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसका भी यही तरीका हो सकता है करने का, पर वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेथड। तो हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। किससे करेंगे? लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे। यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन में इसका यूज कैसे होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहें। आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हम पढ़ने वाले 2 टाइप्स। पहला टाइप क्या है आपका? डिवीजन फॉर्म, और दूसरा टाइप क्या होगा आपका? वैल्यू पुटिंग।
दो टाइप्स होंगे, एक डिवीजन फॉर्म और एक वैल्यू पुटिंग। देखो वैल्यू पुटिंग क्या है, कुछ भी नहीं है, ये जो रिमाइंडर थ्योरम है उसी को वैल्यू पुटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम डिवाइजर को इक्वेशन बनाते हैं इक्वल टू 0 के बराबर रखते हैं, और जो x की वैल्यू आती है उसी को हम उस पूरे के पूरे जो पॉलिनोमियल है यानी कि हमारा डिविडेंड वाला जो पार्ट है उसमें हम पुट कर देते हैं, और इससे हमारा क्या आता है, रिमाइंडर आ जाता है। तो दोनों केसेस में रिमाइंडर क्या आता है, सेम ही आता है, पर ये जो डिवीजन फॉर्म होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है और ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड होता है, बस इतना ही फर्क होता है इन दोनों में। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम डिवीजन मेथड को समझते हैं। अभी हमने एग्जांपल लिया था कि 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइड करेंगे x प्लस 1। यहाँ मैंने प्लस 1 एक्स्ट्रा इसलिए ले लिया ताकि ये दो टर्म बन जाए और दो टर्म वाले को डिवाइड कैसे करते हैं वो समझा सकूं। तो मैंने क्या करा, डिवाइड की तरह ही एक फॉर्म बना लिया और उसमें लिख लिया कि 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ पे लिखा x प्लस 1। ये डिवाइजर है ना, इसी को इसी तरीके से डिवाइड करते हैं हम। देखो होता क्या है, डिविडेंड का पहला वाला टर्म, डिवाइजर का पहला वाला टर्म, डिविडेंड का पहला वाला टर्म और डिवाइजर का पहला वाला टर्म मैंने लिया और उनको डिवाइड कर दिया इस तरीके से। 3x स्क्वायर बटे में डिवाइजर का क्या आएगा, नीचे x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, राइट, इतना ही बचेगा ना। देखो 3 का 3 आ गया, 2x थे इसके अंदर और उसमें से 1x बच गया। नहीं समझ में आया, दोबारा समझाता हूँ। देखो 3 इंटू x, अब खोल के लिख दिया पूरा का पूरा मैंने। 3x स्क्वायर कैसे लिखूंगा, 3 इंटू एक्स बटे में क्या आएगा, x आएगा। एक x से एक x कट गया, बचा कितना, 3 इंटू एक्स, क्या बचेगा आपका, 3x बचा। ये जो 3x बचेगा उसको यहाँ पे लिखना है आपको। क्लियर है बात, यहाँ लिखा मैंने। अब क्या करना है, ये जो पार्ट आया ना इसको पूरे के पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देना है हमें। किस तरीके से, 3x प्लस 1, 3x को x से करेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर, और 3x को 1 से करेंगे तो 3x आएगा। इस पूरे फॉर्म को हम इसके नीचे रखेंगे, x वाला फॉर्म x के नीचे, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर के नीचे। अब देखो जो मैं मेन बात समझाने वाला हूँ आपको। फर्स्ट टर्म देख रहे हो आप, नीचे देखो फर्स्ट टर्म, दोनों सेम है, एग्जैक्टली यही करना है हमें। फर्स्ट टर्म दोनों के सेम करने हैं। इसको सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले वाले टर्म को और डिवाइजर के पहले वाले टर्म को डिवाइड करके ये चेक करना पड़ता है कि हम इस x में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा 3x स्क्वायर बन जाए। दोबारा बोल रहा हूँ सुनना, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर बन जाए। तो देखो x में ना 3x मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तब जाके 3x स्क्वायर बनेगा। बात समझ में आई, देखो जरा, अगर मैंने यहाँ 15 रखा और 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 से अगर इससे करूँगा तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, राइट। पर तो ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ। पर मान लो यहाँ पर क्या है, मेरा 12 था, तो मैंने बोला इसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 12 बन जाए, नीचे सेम आ जाए, 12 बन जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 6 को अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तभी तो 12 बनेगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है कि x को 3x से मल्टीप्लाई करा तभी तो 3x स्क्वायर आया। यही चीज़ समझनी है आपको। जो पहला टर्म है आपका वो क्या होना चाहिए, सेम। बाकी सब कुछ भी टर्मों कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला टर्म सेम होना चाहिए। यही अगले जब नीचे बचेगा आपका आंसर, उसमें भी आपको जो पहला टर्म होगा उसको भी सेम करना है। तो देखो जरा समझते जाएंगे एक मेथड करके। इसका साइन क्या है, यहाँ पे प्लस था तो इसका प्लस था तो नीचे वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यह प्लस था तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो ये तो प्लस था पर इसका साइन अब क्या बन गया, माइनस बन गया। तो कट जाएंगे दोनों, प्लस माइनस माइनस। यहाँ क्या बन गया, ये 0 बन गया। यही बनाना है हमें। अब देखो प्लस माइनस, माइनस करते क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। बड़ा कौन सा था, 3x था, उसका साइन माइनस लगा यहाँ पर। अब x में से 3x घटाएंगे तो देखो खाली x नहीं है, यहाँ पर 1 है। 1x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। ऊपर क्या था, प्लस 1। ऐसे तो करते हैं डिवाइड में, जब बच जाता है कुछ उसके साथ ऊपर वाला एक नंबर और उतार लेते हैं या डिजिट उतार लेते हैं ताकि वो नंबर को हम आगे कर सकें सॉल्व। तो देखो अभी 0 कोई मतलब नहीं रह गया, इसको हटा देते हैं। अब मुझे क्या बनाना है, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, -2x बनाना है मुझे। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -2x बन जाए। फिर वही मेथड लगा दो दोबारा से। कैसे लगाएंगे, -2x बटे में x, वही फर्स्ट टर्म ऊपर, फिर डिवाइजर का फर्स्ट टर्म नीचे। डिवाइड कर दो, x से x कटेगा तो कितना बचेगा, -2। ऊपर क्या आएगा यहाँ पर, -2। -2 जो था हमारा आया था, इसको हम पूरे के पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 को हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे करेंगे तो कितना आएगा, -2x। फिर -2 को 1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, -2x -2
देखो पीछे कुछ भी है, बड़ा है छोटा है कोई मतलब नहीं, स्टार्टिंग का बस हमारा टर्म सेम होना चाहिए। अब ये माइनस का साइन है नीचे वाला तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। देखो ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस कट गए, प्लस प्लस क्या बचा 3। फाइनली हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 3 आया। हमारे रिमाइंडर कितना आया, हमारे रिमाइंडर 3 आया। आपको ये बात समझ में आई? देखो ये मेथड आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने एक और एग्जांपल लिया है इसको इसी तरीके से समझने के लिए, ताकि अच्छे से हमारी क्लैरिटी हो जाए उस सवाल के अंदर और हम आने वाले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को कर सके सॉल्व। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिया है हमने कि x-1 से हम इस पूरे के पूरे डिविडेंड को सॉल्व करने वाले। ये डिवाइजर है हमारा और ये डिविडेंड है, राइट। इसको इससे सॉल्व करने वाले। तो इससे पहले मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूँ, एक फॉर्मेट बताना चाहता हूँ। एक बात बताइए, जब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो क्या दिमाग में आता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही आता चीज़। अगर मैं क्यूबिक की बात करूंगा तो क्या बन के आएगा? ax का क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, राइट। अगर मैं बात करता हूँ पावर 4 हो तो क्या बन जाएगा? ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx की पावर स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। आप तीनों केसेस में देखिए क्या बताना चाहता हूं मैं आपको। जब 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 पावर बढ़ती गई तब तब टर्म्स हमारे बढ़ते चले गए, राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे पावर देखो 2 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 मानी जाएगी क्योंकि वेरिएबल तो है। इसी तरीके से यहाँ पे पावर देखो 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 1, यहाँ 4 3 2 और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 1। पर 1 के बाद देखो ये जो वैल्यूज है ये क्या है? ये है कांस्टेंट, यानी इनके जगह पे कोई ना कोई रियल नंबर रहा होगा, बाकी सभी के सभी क्या है उनके साथ वेरिएबल लगे होंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आपको क्वाड्रेटिक वाला पार्ट दिखता है तो उसमें क्या होता है? पहले स्क्वायर आता है, फिर पावर 1 आती है, फिर जाके वो कांस्टेंट बनता है। इसी तरीके से क्यूबिक में क्या होता है? पावर 3 आता है, फिर 2 आती है पावर, फिर 1 पावर आती है, फिर जाके कांस्टेंट बनता है, यानी कोई पावर नहीं होती वहां पर। ये कह सकते हैं कांस्टेंट वाले के पास क्या होता है? x की पावर 0 बोल सकते हैं। जैसे x की पावर 1 बचा यहाँ भी क्या बचा होगा? x की पावर 0, यहाँ भी क्या बचा होगा? x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है? 1। क्यों होता है 1? क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल में पढ़ा है कि a की पावर अगर 0 होती है इसका मतलब 1, यानी कि 1000 की पावर भी अगर 0 हो जाए तो क्या बनेगा वहां पर? 1 बनेगा। इसीलिए अगर x की पावर 0 है तो वहां पे क्या बनेगा? 1 बनेगा। इसलिए यहाँ पे 1 बन जाता है और वही 1 जब मैं c से मल्टीप्लाई करता हूँ यानी किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो रियल नंबर आ जाता है सेम टू सेम। इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पर लिखते नहीं है, शो नहीं करते हैं। बात समझ में आई आपको? ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई आपको? अब यहाँ पर देखो मैं चीज़ क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये वाला पार्ट देखो, क्या यही पार्ट है सेम? पावर 4 है तो पावर 4 है तो इसका रियल वैल्यू क्या बनती है? देखो मैं इसको इससे रिलेट करके नीचे लिखता हूँ। यहाँ लिखता हूँ 3x की पावर 4, फिर माइनस, फिर क्या आता है 4x की पावर 3, फिर माइनस, इसके बाद देखो 3x आ गया तो 3x लिखूंगा, फिर -1। क्या ये सही लिखा हुआ है फॉर्म? क्या इसके नीचे ये आ रहा है? हाँ, x की पावर 3 थी, x की पावर 3, पावर 4 है, पावर 4 है, 2 है नहीं, 2 तो नहीं बन रहा भाई, ये तो गलत लिख दिया मैंने। तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे इसकी जगह छोड़ देनी है, प्लस dx की जगह देखो जरा, वो पावर क्या हो जाएगी 3x क्योंकि इसकी पावर 1 है, प्लस कांस्टेंट क्या हो गया आपका -1 हो गया। अब सही फॉर्म बना। इसका मतलब एक फॉर्म नहीं है उसके अंदर, एक टर्म नहीं है। वो टर्म को मैं क्या बोल दूंगा? 0 बोल दूंगा। वहां पे क्या बोल दूंगा? 0। इसका मतलब रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? जब आप इसको डिवाइड करने जाएंगे ना तो वहां पे कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आएगी जहां पे आपको इसके नीचे रखना पड़ जाएगा। तो जब उसकी जगह ही नहीं खाली होगी तो आप रखेंगे कहां पर? मेरी बात समझ रहे हैं? यही बात समझा रहा था मैं आपको। अब जरा क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन को, 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 और फिर मैंने क्या लिखा? प्लस 0x² माइनस 3x माइनस 1, राइट। ऐसी फॉर्म बनेगी। देखो यहाँ कुछ नहीं तो 0 बनाते हैं, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 तो बनेगा पूरा का पूरा, इसलिए मैंने 0x लिख दिया वहां पर। बात क्लियर है आपको? अब देखो यहाँ पे क्या था भाई? x -1 था, वही फॉर्म दोबारा रिपीट करनी है। देखो यहाँ 3x की पावर 4 है, x से मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। तो कैसे होगा? 3x की पावर 4 बटे में x, x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 3x की पावर 3। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 3x की पावर 3 लिख दिया मैंने। अब 3x की पावर जो 3 है इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, राइट। इस पूरे से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? 3x की पावर 3
एक्स माइनस वन, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3, यही फॉर्म आएगा। अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3, ये हो गया आपका। इसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ तो प्लस था तो मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, माइनस था तो यहाँ पे प्लस लगाया, ये पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस, जीरो बचा। देखो माइनस प्लस क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस होगा, बड़ा कौन सा था ऊपर वाला, तो माइनस, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा, खाली एक्स क्यूब बचेगा, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऊपर क्या था भाई 0 था, फिर 3x था, फिर -1। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक्स क्यूब जो फर्स्ट टर्म है इसको क्या करूं मैं कि जिससे मेरा एक्स क्यूब आ जाए, तो मैंने क्या करा, वही फॉर्मेट लगाया कि माइनस एक्स का क्यूब और बटे में एक्स, एक्स से एक्स कटेगा तो कितना बचेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर रख देते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर लेना पड़ेगा ताकि मेरा ये फॉर्म बन जाए। तो माइनस एक्स के स्क्वायर को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस प्लस माइनस, एक्स को इससे करेंगे तो कितना आएगा, एक्स का क्यूब माइनस माइनस प्लस, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा आपका एक्स का स्क्वायर। अब इसको उठा के इधर रख रहा हूँ मैं, तो देखो ऊपर वाला पार्ट क्या था मेरा, मुझे पता है ऊपर क्या था 0x स्क्वायर था, इस वाले पार्ट को इसके नीचे लिख देंगे, माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखो माइनस था तो इधर प्लस हो गया, प्लस था तो इधर माइनस हो जाएगा, राइट। माइनस प्लस माइनस कट गए पूरे के पूरे, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर ये चीज़ नहीं होती, अभी बताया ना मैंने आपको, अगर ये चीज़ नहीं होती तो क्या ये आता, नहीं आता ना, इसकी तो पोजीशन ही नहीं होती, तो मैं लिखता कहाँ इसको, इसीलिए मेरे को ये बनाना पड़ा पूरा एग्जैक्ट फॉर्मेट। आपको भी यही चीज़ याद रखनी है, अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगी करने में। अब देखो यहाँ पे क्या करना है भाई, प्लस और माइनस था तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यही फॉर्म आ जाएगा क्योंकि तो पूरा 0 हो जाएगा ऊपर। अब देखो ऊपर से क्या उतरना है, माइनस 3x -1। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ सवाल को, माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है इससे करके, तो मैं क्या करूँगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का एक्स, ये बचेगा, इसको यहाँ लिख दो माइनस एक्स को अब मैं क्या करूँगा इस पूरे से फिर मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो एक्स हो गया। ये फॉर्म को मैं यहाँ लिख दूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करा, माइनस का था तो यहाँ पे क्या करा मैंने प्लस, ये प्लस का था तो इधर माइनस कर दिया। नीचे वाले जो हमारे टर्म आएंगे ना उनके साइन हम अकॉर्डिंग टू चेंज करते हैं, ये बात समझना है। ये क्लास 8 में आप सीख चुके हैं, इसलिए मैं 9th में आगे आपको बता रहा हूँ। 9th क्लास में ही ये चीज़ आज समझाई नहीं जाएगी आपको, या आप पहले चीज़ सीख चुके हैं, इसलिए आपको 9th क्लास में ये मान के चला जाता है कि आपने 9th क्लास में इस चीज़ को सीख लिया, सॉरी 8th क्लास में सीख लिया है, इसलिए 9th क्लास में इसको आगे सीखा जा रहा है। तो देखो इसको इससे काट दिया, 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस करते कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x। अब ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का साइन आएगा, क्यों आएगा क्योंकि बड़े का साइन क्या था माइनस था, -1 बचा। अब दोबारा करेंगे, x को हम क्या करेंगे -4 बन जाए, तो मैंने क्या करा -4x और बटे में क्या रखा x से x कट गया तो कितना बचा -4। अब यही -4 मुझे कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है, राइट। -4 को फिर मैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा, -4 x -1, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा -4x माइनस माइनस प्लस और 4 आ जाएगा आपका। ये फॉर्म आपको यहाँ लिख देनी है। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे तो -4x प्लस 4, अब देखो माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, कट जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना बचेगा यहाँ पर 5, बड़ा कौन सा था 4, उसका साइन लग जाएगा -5। ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई आपको, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखो पूरा अच्छे से समझाया मैंने आपको। अब इसको लिखने का जो तरीका होता है वो वही फॉर्मेट है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या आया था आपका, डिविडेंड था आपका 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। आप चाहें तो 0 हटा भी सकते हैं क्योंकि 0 का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। इक्वल टू डिवाइजर क्या आया था, डिवाइजर क्या था सॉरी, -x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट क्या आया आपका, बहुत बड़ा आया भाई, 3x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x और -4 प्लस रिमाइंडर क्या आया -5। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे ना पूरा का पूरा, जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे ना पूरा का पूरा, तो आपका निकल के क्या आएगा,
ये डिविडेंड वाला पार्ट निकल के आएगा। ये समझ में आया आपको? देखो रिमाइंडर कितना है, -5। इसको निकालने के लिए हमने कितनी मेहनत करनी पड़ी, ये पूरा का पूरा डिवाइड करना पड़ा। ये बात समझ में आ रही है आपको? अभी जो वैल्यू पुटिंग वाला मेथड होता है ना, इसको समझने के लिए आगे प्रोसीड करते हैं हम। क्या बोल रहे हैं इस पूरे के पूरे थ्योरम में कि अगर मेरा पॉलिनोमियल px है और उसकी जो डिग्री है, यानी कि पूरे के पूरे जो हाईएस्ट वैल्यू है पॉलिनोमियल की, वो 1 हो या उससे ज़्यादा हो, यानी लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कुछ भी हो, पर लीनियर से स्टार्ट होती हो, तो अगर उसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर a बचेगा। मतलब p के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो a है और वो a बचेगा, ये कह रहा है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी, जरा समझ लेते हैं। यही पूरा का पूरा बेस है वैल्यू पुटिंग का। यहाँ देखो ये मेथड आपने पहले भी देखा होगा कि तो पी एक्स है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्यू मतलब कोएफिशिएंट, आर फॉर रिमाइंडर, और जी मतलब हो गया आपका डिवाइजर, और पी एक्स का मतलब हो गया आपका वो पॉलिनोमियल जो डिविडेंड बनता है। क्लियर है बात? वही मेथड जो हमने पहले करा था, बस इसको इस फॉर्म में लिखा भी जा सकता है। अब क्या करना है, जी एक्स की जगह उसने बोला एक्स माइनस ए रखना है हमें, तो हमने क्या रखा, एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और यहाँ पे ले लिया पी एक्स इक्वल टू इसके बराबर। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं इंपॉर्टेंट, इसमें कह रहा है कि जो x माइनस ए है, अब थ्योरम देख लेना, उसमें लिखा हुआ है x माइनस जो a है उसकी पावर क्या है, डिग्री क्या है उसकी, 1 है, यानी लीनियर है। तो हमने पढ़ा था इससे पहले बेसिक में कि जो डिवाइजर होता है वो हमेशा बड़ा किससे होता है, रिमाइंडर से, या ये कह सकते हैं आप रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा लेस देन किससे होता है, डिवाइजर से, यानी कि रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से। इसका मतलब डिवाइजर की पावर अगर 1 है तो इसकी पावर क्या रही होगी, 0। इसकी पावर क्या रही होगी, 0। एक्स की पावर क्या रही होगी, 0। अगर एक्स की पावर 0 हो गई तो मैंने अभी बताया था आपको 1 बनता है। 1 बनता है नहीं बनता, कैसे बनता है, a इक्वल टू 0 यानी कि 1 बन जाता है। और ये चीज़ क्या है, एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट पावर वाले फॉर्मूले में आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। अब जरा यहाँ देखते हैं, अगर x की पावर 0 हो गई तो क्या बन जाएगा, वहाँ पे 1 बन जाएगा किसी भी हाल में। तो देखो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू में क्यू एक्स प्लस आर बन जाएगा। आर इंटू 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और ये क्या बनेगा, आर इंटू 1 क्या बनता है, आर बन जाता है, राइट। खाली की खाली आर बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर लिखेंगे खाली। अब देखो यहाँ पर मेरे को क्या बोला था, x माइनस ए रखें, तो क्या बोल रहे हैं कि x माइनस ए इक्वल टू 0 के बराबर है। तो x इक्वल टू जब a इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस का। तो x की वैल्यू पे क्या क्या रखना है, हमें a रख देना है। जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ हम a पुट कर देंगे। तो p a इक्वल टू एक्स की जगह a माइनस ए इंटू में q फिर a प्लस आर। a से a कटेगा तो कितना बचेगा आपका, 0 मल्टीप्लाई बाई क्यू a प्लस आर, और यहाँ क्या बचा, पी ए। अब देखो फाइनली आंसर आपका क्या आने वाला है, पी ए क्या बना आपका, इक्वल टू क्यू 0 को अगर मैं क्यू ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 बनेगा, ठीक है, प्लस आर। तो फाइनली क्या बना, आर। पी ए की वैल्यू किसके बराबर आई, आर के, यानी कि ए वो वैल्यू है जो आर को रिप्लेस करती है। कहने का मतलब है आर ही वो वैल्यू है जो एक जगह होगी या एक जगह आर होगी, यानी कि जो लास्ट में आपका रिमाइंडर बचेगा वही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी। समझ रहे हो आप? ये पुट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर बराबर किसके है, ए के बराबर है। क्लियर है? ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी है। अब जरा वैल्यू पुटिंग के मेथड से करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। तो हमने अभी जो डिवाइड किया था लास्ट टाइम, लास्ट एग्जाम्पल जो किया था वो क्या किया था, 3x की पावर 4 माइनस 4x का क्यूब माइनस 3x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, राइट। इसको किया था तो इसका जो रिमाइंडर आ रहा था हमारा वो क्या आ रहा था, -5 आ रहा था। वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, -5 आ रहा था। अब क्या करना है, हमें इसे वैल्यू पुटिंग से करना है। तो वैल्यू पुटिंग में अभी हमने क्या सीखा थ्योरम में कि x माइनस ए जो हमने डिवाइजर लिया उसी को x माइनस ए जो डिवाइजर लिया उसको बराबर इक्वेशन के रखा, और x की वैल्यू क्या रख दी हमने, a। माइनस से जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, a, क्योंकि a क्या था आपका, r बन गया था, r के बराबर बन गया था, ए आर के बराबर बन गया। इसका मतलब आर कोई ना कोई कांस्टेंट है, अगर आर कांस्टेंट है तो ए भी कांस्टेंट रहा होगा, राइट। इसलिए ज़्यादा समझो मत, इतना समझ लो कि एक्स बराबर किसके है, ए के है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो डिवाइजर दिख रहा है हमें एक्स माइनस ए, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे, और x इक्वल टू -1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, +1। क्या बन जाएगा, +1। एक्स की जगह मैंने वो 1 रख देना है। इस पूरे के पूरे डिविडेंड में मुझे क्या रख देना है, 1। तो ये हमारा क्या था, px, और p की जगह 1 रखना है, x की जगह 1 रखना है। तो 3 x की पावर 4 है तो 1 की पावर भी क्या हो जाएगी, 4 माइनस 4
x की पावर 3 है तो 1 की पावर 3 माइनस 3, 1 की पावर 1, सॉरी x की जगह 1 माइनस 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 की पावर 4 मतलब क्या होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या बनता है, 1 1 1 1, कितना हो जाएगा, 1 ही तो होगा। इसका मतलब अगर 1 की पावर ना 10,000 या 1 लाख भी दे दें तब भी क्या निकलेगा, 1 ही निकल के आएगा। ये बात गांठ बांध लो। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, 3 1 माइनस 4 इसकी पावर 1 माइनस 3 एकम 3 माइनस 1, 3 कम 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। अब देखो माइनस 3 से प्लस 3 तो कट गया, माइनस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बड़ा कौन सा था, 4 था, प्लस करने का आया 5, बड़ा 4 था उसका साइन आ गया माइनस का, माइनस 5 क्या हमारा रिमाइंडर आया। फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि डिवीजन मेथड हमें लॉन्ग पड़ रहा है, इसलिए लॉन्ग डिवीजन कहते हैं उसे। शॉर्ट मेथड क्या है हमारा, वैल्यू पुटिंग वाला, इसलिए हम वैल्यू पुटिंग से भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। बात समझ में आई आपको। इन दोनों में एक फ़र्क और है कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो फॉर्मूले के हिसाब से आप डिवीज़न के अंदर डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशिएंट और रिमाइंडर चारों चीज़ निकाल सकते हैं। बट अगर आप वैल्यू पुटिंग लगा रहे हैं तो आप क्या क्या निकाल पाएंगे, आपके पास डिविडेंड होता है, डिवाइज़र होता है, कोशिएंट आप नहीं निकाल सकते पर रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इसका मतलब आप रिमाइंडर तो निकाल रहे हैं इससे, डिवाइज़र आपको दे रखा है और डिविडेंड भी आपको दे रखा है, पर कोशिएंट आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपसे कोशिएंट पूछ लेगा तब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा इस केसेस में। बात समझ में आ रही है। अदरवाइज ये रिमाइंडर, डिवाइजर, डिविडेंड का काम तो चल जाएगा, कोशिएंट के लिए आपको ये चलाना पड़ेगा, राइट। या एक तरीका और कर सकते हैं कि रिमाइंडर निकालने, अगर आपको कोशिएंट निकालना है तो आपके पास रिमाइंडर तो आ गया है, तो रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइजर और रिमाइंडर इनको पुट करें और आपको क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, इसी पूरे फॉर्मेट से। बात समझ में आई। अब जरा आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन को समझते हैं।